नमस्कार मित्रों, आपका हिंदी भाषा बोध चैनल में स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट परीक्षा का दिसंबर 2005 का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। इसकी व्याख्या भी पढ़ेंगे, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। और ये परीक्षा के पैटर्न भले ही पुराने हों, लेकिन प्रश्न पुराने नहीं हैं। इसलिए प्रश्न पुराने नहीं होने से इसे पढ़ना भी अनिवार्य है। इसलिए आवश्यक रूप से मैं इसे पढ़ रहा हूँ। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो आपको पता ही है कि हिंदी को राजभाषा घोषित किस अनुच्छेद में किया गया है। 343 में। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र जो है छोटा नागपुर है। मुंडा भाषा परिवार छोटा नागपुर झारखंड में है। द्रविड़ भाषा परिवार तमिलनाडु में है। राजस्थानी हिंदी भाषा परिवार राजस्थान में है। पूर्वी हिंदी भाषा परिवार मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। चेन्नई में इसका मुख्यालय है। हिंदी भाषा की दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास चेन्नई में है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा सन 1927 में दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है। तो 84 वैष्णवन की वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना है। गोकुलनाथ कौन थे। गोकुलनाथ हमारे विट्ठलनाथ के पुत्र थे। गोस्वामी गोकुलनाथ के ग्रंथ 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता है। गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथ हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली रामायण जिसे कहते हैं, रामाज्ञा प्रश्नावली को, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली जिसे पदावली रामायण भी कहते हैं, विनय पत्रिका जिसे विनयावली या राम गीतावली भी कहते हैं, दोहावली, बरवय रामायण जिसमें बरवय छंद में लिखी गई है रामायण, कवितावली या कवितावली जिसमें अनुमान बाहुक भी है। नंददास के ग्रंथ यानी का अर्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह कड़ी, श्यामा सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दसम स्कंद भाषा और नाभादास का ग्रंथ है भक्तमाल जिसे 1585 में उन्होंने लिखा था। अष्टयाम भी उनका एक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ परमाल रासो आल्हा खंड 1230 ईस्वी एक वीर गीत है, वीर काव्य है जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। किसने जगनिक ने लिखा था। परमार्दी देव जो राजा थे उनके लिए, और इसके अंतर्गत एक आल्हा खंड आता है 1230 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है। तो नरपति नाहल इसके रचयिता हैं। 1212 में इन्होंने लिखा था। श्रृंगार रस है और वीर रस है। परमाल रासो 1230 में लिखा गया था। जगनिक के द्वारा वीर रस और वीर काव्य से कहा जाता है। श्रृंगार जो रस था वो बीसल देव में है और वीर रस जो है परमाल रासो में है। आला खंड भी परमाल रासो का एक भाग है। पृथ्वीराज रासो 1192 ईस्वी में चंद्रवरदाई वीर रस की रचना है और प्रबंध काव्य की श्रेणी में आती है। हमीर रासो शांगधर ने लिखी है। शांगधर ऐसा नहीं लिखते हैं, शांगधर ऐसा लिखते हैं इसे। तो ये इस्तवार। अगला प्रश्न है, इस्तवार दालाल इतरेते और एंदोई हिंदुस्तानी की रचना की थी। किसने की थी। इस्तवार दालाल इतरेते और एंदोई हिंदुस्तानी गारसा दातासी ने की थी 1839 में।
और 1847 में इसे प्रकाशित कराया गया था। गार्सा दादासी एक फ्रेंच विद्वान थे। उनका ऐतिहासिक ग्रंथ 2 भागों में बांटा गया है। 1839 और 1847 में प्रकाशित हुआ है। इसका तीसरा संस्करण जो था 1871 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास तासी ने ही किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो सूरदास, कुंभन दास और नंददास तो हैं, लेकिन रैदास नहीं है। रैदास भक्ति काल, निर्गुण काव्यधारा, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है। अष्टछाप के कवि और उनका जीवन काल, जन्म स्थान का विवरण इस प्रकार है। कुंभन दास 1468 से 1583 इनका जीवन काल है। जमुनावती उत्तर प्रदेश में ये जन्म लिए थे और वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। सूरदास 1478 से 1583 इनका समय था। सीही उत्तर प्रदेश में जन्म लिया था। इनका स्थान सीही उत्तर प्रदेश है। वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं। परमानंद दास 1493 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कन्नौज उत्तर प्रदेश से इनका नाता है और गुरु इनके वल्लभाचार्य हैं। कृष्णदास जो हैं 1496 से 1578 इनका जीवन काल रहा है। चिलौतरा गुजरात इनका स्थान रहा है और वल्लभाचार्य इनके गुरु रहे हैं। गोविंद स्वामी 1505 से 1585 यात्री राजस्थान में इनका जीवन काल व्यतीत हुआ और विट्ठलनाथ इनके गुरु रहे हैं। अछीत स्वामी 1515 से 1585 मथुरा उत्तर प्रदेश से इनका नाता है, यहीं इन्होंने जन्म लिया था। विट्ठलनाथ इनके गुरु रहे थे। चतुर्भुज दास 1530 से 1585 इनका जीवन काल रहा है। जमुनावती उत्तर प्रदेश इनका स्थान रहा है और विट्ठलनाथ इनके गुरु रहे हैं। नंददास 1533 से 1533 से 1583 रामपुर उत्तर प्रदेश और विट्ठलनाथ इनके गुरु हैं। अगला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो अनुराग बांसुरी जो है नूर मोहम्मद की रचना है। नूर मोहम्मद की रचना कौन कौन सी हैं? इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इंद्रावती 1744 में लिखी थी और अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी में नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई थी। बरवय नायिका भेद 1610 से 1615 के बीच में लिखी गई थी रहीम दास के द्वारा। पदावली छीत स्वामी की रचना है। प्रेम वाटिका रस खान की रचना है जो कि 1614 में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये पद्माकर की रचना है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी पद्माकर की रचना है। मतीराम की रचना कौन सी है? पंक्ति हैं, कुंदन को रंग फीको लगे जल के सब आंगन चारु गुराई मतीराम की रचना है। पंक्ति है, अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी खेत नवीन। देव की पंक्तियां हैं, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। शब्द शक्तियों के बारे में बताया गया है। झलके अति सुंदर आनन गौर छके द्रगराज अति कानन छय, तो इसे घनानंद ने लिखा है। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यशोधरा के ऊपर इन्होंने रचना लिखी है। यशोधरा के ही नाम से सखी वे मुझसे कहकर जाते, वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद प्रवास की रचना पंक्तियाँ कौन सी हैं? रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेन्दु बिंबावनना तनवंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली, ये प्रिय प्रवास से ली गई हैं। चीरन चीर दले भज कंज मिटीत तऊ मन की अखिलाख है नोची के हारन तय मुक्ता गाही चोंच में मुदी रहियो दो आँखें, जगदीश गुप्त ने छंद शती में लिखा है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? तो बालमुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे इन्होंने लिखा है। बालमुकुंद गुप्त ने 1904 से 1905 के बीच ये प्रकाशित हुआ था। घूरे का लत्ता बीनय प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। संसार महानाट्यशाला बालकृष्ण भट्ट की
ही रचना है। अगला प्रश्न है, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो रविंद्र कालिया इसके संपादक हैं। रविंद्र कालिया ने मासिक रूप में इसकी प्रकाशन किया था दिल्ली से 2002 में। पहल जो है ज्ञान रंजन की पत्रिका है, 1960 में प्रकाशित हुई थी। त्रैमासिक जयपुर से। अक्षर पत्रिका प्रभाकर श्रोत्री की है, मासिक भोपाल से ये प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास झूठा सच है, यशपाल का। इसको ये 2 भाग हैं, 1958 में एक भाग और भाग 2 1960 में यशपाल द्वारा लिखा गया। विषय वस्तु है राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण। स्वतंत्रता पश्चात देश की यथार्थ स्थिति भी दिखाई गई है। अमृत और विष अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया था 1966 में। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण इसमें किया गया था। अपने अपने अजनबी 1961 में अज्ञे द्वारा लिखी गई है। मृत्यु से साक्षात्कार इसकी विषय वस्तु है। अंतराल 1972 में लिखा गया है। मोहन राकेश ने इसे लिखा है। सामाजिक राजनीतिक चित्रण इसका विषय है। अगला प्रश्न है, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो धातुसेन स्कंदगुप्त का पात्र है। स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया था। धातुसेन, पुरगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया, भट्टार्क बंधु भरमा इसके मुख्य पात्र हैं। राजश्री लिखा गया था, इनके ही द्वारा प्रकाशन जो हुआ था 1915 में हुआ था और राजश्री इसका प्रमुख पात्र है। चंद्रगुप्त 1931 में लिखा गया था। चाणक्य, शकटार, सिंहरण, सेल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सवासनी, आम्भिक राक्षस इसके मुख्य पात्र हैं। ध्रुव स्वामिनी 1933 में। चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामिनी इसके पात्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्त है? यात्रा वृत्त चीड़ों पर चांदनी है, निर्मल वर्मा की रचना है, 1964 में लिखी गई थी। यात्रा वृत्त विधा के अंतर्गत अपनी खबर जो है 1960 में पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखी थी। आत्मकथा इसकी विधा है। पथ के साथी 1956 में लिखी गई, महादेवी वर्मा के द्वारा संस्मरण के रूप में। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा के द्वारा उपन्यास लिखा गया था 1959 में। अगला प्रश्न काव्यशास्त्र और आलोचना के अंतर्गत है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भामह ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। व्यंजना शक्ति, अगला प्रश्न है, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? व्यंजना शक्ति का कार्य है मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना व्यंजना शक्ति का कार्य है। अगला प्रश्न है, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो जैक देरिदा इसके प्रवर्तक हैं। विखंडनवाद, विखंडन का सिद्धांत इसे भी कहा जाता है। फ्रैंक रेमंड लिविस नई आलोचना से संबंधित प्रमुख आलोचक हैं। ग्रामशी मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक हैं। अगला प्रश्न है, काव्य में निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की है? तो टी.एस. एलियट ने की है। टी.एस. एलियट ने सिद्धांत की स्थापना की है निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत की। वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। संवेदनशीलता का असाहचर्य सिद्धांत भी टी.एस. एलियट का ही है। व्यक्तिक प्रज्ञा, व्यक्तिक बुद्धि एवं परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत है, टी.एस. एलियट के द्वारा ही ये दिया गया था। संप्रेषण एवं मूल्य का सिद्धांत आई.ए. रिचर्ड्स ने दिया है। रागात्मक भाषा का सिद्धांत भी आई.ए. रिचर्ड्स के द्वारा दिया गया है। नव्य अभिजात्यवाद का सिद्धांत मैथ्यू अर्नाल्ड ने दिया है। कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज ने दिया है। तथ्य विविधता के अंतर्गत कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो बंगदूत, हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण, फिर आई हंस। बंगदूत राजा राम मोहन राय 1829,
साप्ताहिक कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट के द्वारा 1877 में प्रकाशित हुई थी। मासिक इसका प्रकार था और प्रयाग से ये प्रकाशित हुई थी। ब्राह्मण पत्रिका 1883 में प्रताप नारायण मिश्र ने प्रकाशित कराई। मासिक इसका प्रकार था और कानपुर इसका स्थान था जहाँ से ये प्रकाशित हुई। हंस पत्रिका प्रेमचंद के द्वारा प्रकाशित कराई गई थी 1930 में। मासिक और बनारस से प्रकाशित होती थी ये। अगला प्रश्न है, उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा। परीक्षा गुरु 1882 श्रीनिवास दास के द्वारा, कंकाल जयशंकर प्रसाद के द्वारा 1929, शेखर एक जीवनी 1941 अज्ञेय के द्वारा, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 धर्मवीर भारती के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के डंका हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो गारसा दत्तासी आ गए पहले, फिर शिव सिंह सेंगर आए, फिर मिश्र बंधु आए, फिर रामचंद्र शुक्ल आए। रामचंद्र शुक्ल आखिरी में आए। शिव सिंह सरोज 1883 में लिखा गया था शिव सिंह सेंगर के द्वारा। इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदो हिंदुस्तानी 1839 में गारसा दत्तासी के द्वारा द्वितीय भाग, और 1847 तृतीय भाग 1871। मिश्र बंधु विनोद 1913 में लिखा गया था मिश्र बंधु के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो कालक्रम की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन और लहरों के राजहंस आखिरी में लिखा गया था। चारों नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखे गए हैं। सही अनुक्रम है आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों का ये राजहंस 1953, आधे अधूरे 1969, पैरों तले जमीन अधूरा रह गया था अंत में उनके निधन के कारण। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम देखिए। अनुक्रम कौन सा है सही वाला? तो बी होगा इसका उत्तर। बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी और परिंदे। बुद्धू का कांटा 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। पूस की रात प्रेमचंद ने 1930 में लिखा था। पत्नी जैनेन्द्र ने लिखा था और परिंदे 1960 में निर्मल वर्मा ने लिखा था। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन का है। अर्धकथा ये डॉक्टर नगेंद्र का है। अपनी खबर 1960 में पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा था। क्या भूलूं क्या याद करूं प्रथम था 1969। नीड़ का निर्माण फिर 1970। बसेरे से दूर 1978। 10 द्वार के सोपान पर 1985। हरिवंश राय बच्चन की ये चारों आत्मकथाएं हैं। और अर्धकथा जो थी डॉक्टर नगेंद्र की थी 1988 में। आज के अतीत भीष्म साहनी ने 2003 में लिखा है अपनी आत्मकथा। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन। प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन ये इसका सही क्रम है। प्रिय प्रवास 1914 में हरिओत के द्वारा प्रबंध काव्य के रूप में लिखा गया था। साकेत काव्य ग्रंथ है 1931 में मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया था। कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा 1936 में लिखा गया था महाकाव्य के रूप में। और लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा 1964 में महाकाव्य के रूप में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम अलंकारिकता आएगी, फिर इतिवृत्तात्मकता आएगी, शोषण का विरोध आएगी, फिर क्षणवाद आएगी। अलंकारिकता रीतिकाल की प्रवृत्ति है, इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की है, काल्पनिकता छायावाद की है, शोषण का विरोध प्रगतिवाद की है, और क्षणवाद नई कविता की युग की प्रवृत्ति है। क्षणवाद नई कविता के युग की प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है, आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है?
आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम है नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती और नामवर सिंह। आलोचना पत्रिका के जो त्रैमासिक और दिल्ली से प्रकाशित होती थी संपादकों में नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, रघुवंश, ब्रजेश्वर वर्मा, विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह, अरुण कमल जो अभी वर्तमान में संपादक हैं, इनका सही क्रम है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनुक्रम संगत है? अनुक्रम संगत है अर्थात सही लगाना है। तो जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त और धातुसेन प्रसादांत। जयशंकर प्रसाद के संबंध में सही अनुक्रम है जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त धातुसेन इसके पात्र है और प्रसादांत इसमें है। कौन सा युग्म संगत है? तो वैराग्य संदीपनी तुलसीदास ने लिखी है। एक कंठ पुष्पाई तो आप सभी जानते हैं कि दुष्यंत कुमार ने लिखी है। लोकायतन निराला की जगह पंत ने लिखी है। और साहित्य लहरी किसने लिखी है? सूरदास ने लिखी है 1550 में काव्य ग्रंथ के रूप में। लोकायतन पंत ने 1964 में महाकाव्य के रूप में लिखी है। एक कंठ पुष्पाई 1963 दुष्यंत कुमार ने गीति नाट्य के रूप में लिखा है। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास ने 1569 से 1570 के बीच में काव्य ग्रंथ के रूप में लिखा। पद्माभरण पद्माकर के द्वारा रीति ग्रंथ है 1810 में लिखा गया। भस्मांकुर लिखा गया था खंड काव्य के रूप में नागार्जुन के द्वारा 1971 में। अनामिका निराला ने काव्य संग्रह लिखा है 1923 में। अगला प्रश्न है इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट ने दिया था। उत्पत्तिवाद अनुमतिवाद शंकुक ने दिया है। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त ने दिया है और भुक्तिवाद भट्टनायक ने दिया है। ठीक है, ये आपके विश्वनाथ ने कोई इस सिद्धांत नहीं दिया है आचार्य रूप में, दिया भी तो है। ये चारों आरोपवाद, अनुमितिवाद, अभिव्यक्तिवाद और भुक्तिवाद ये रस निष्पत्ति के सिद्धांत हैं। भट्ट लोलट ने सर्वप्रथम मीमांसा दर्शन के आधार पर दिया था। शंकुक ने न्याय दर्शन के आधार पर अनुमितिवाद दिया था। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त ने शैव दर्शन के आधार पर दिया था। भुक्तिवाद भोगवाद भट्टनायक ने सांख्य दर्शन के आधार पर दिया था। लेकिन ये क्रम गलत है। सही क्रम कौन सा होगा? तो उत्पत्तिवाद पहले आया, फिर अनुमितिवाद दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर भुक्तिवाद या भोगवाद भट्टनायक के द्वारा और चौथे नंबर पर अभिव्यक्तिवाद दिया था। अगला प्रश्न है इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। खुमान रासो दलपति विजय ने लिखा था। खुमान रासो दलपति विजय परमाल रासो जगनिक के द्वारा लिखा गया था। बीसल देव रासो नरपति नाल के द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था। खुमान रासो दलपति विजय 9वीं शताब्दी में, परमाल रासो जगनिक के द्वारा 1230 ईस्वी में, बीसल देव रासो 1212 में, नरपति नाल के द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा 1192 में, संदेश रासक 12 से 13वीं शताब्दी के बीच में अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया था। खुमान रासो दलपति विजय। नोट क्या है? संदेश रासक देशी भाषा के किसी भी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। यह एक खंड काव्य भी है। अगला प्रश्न है सूची सम्मिलित कीजिए। राजश्री किसके द्वारा लिखी गई थी? राजश्री लिखी गई थी जयशंकर प्रसाद के द्वारा। यमगामा दूधनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई है। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखी गई है। सच कहूँ तो प्रभाकर श्रोत्री के द्वारा लिखी गई। राजश्री 1915 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया नाटक है। यमगामा 2000 में लिखा गया दूधनाथ सिंह के द्वारा नाटक है। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा नाटक लिखा गया था 1979 में। सच कहूँ तो प्रभाकर श्रोत्री के द्वारा 1993 में नाटक लिखा गया था। कोर्ट मार्शल बहुत प्रसिद्ध नाटक है, 1991 में स्वदेश दीपक के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। बसो मोरे नैनन में नंदलाल सभी को पता है मीराबाई के द्वारा है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल
प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो सूरदास के द्वारा लिखा गया। अब लो नसानी अब ना नसे हों, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये कबीर के द्वारा लिखा गया है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरुभाए नहीं जाके, नए नानक देव ने लिखा है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। स्वर ध्वनियाँ जो हैं, स्वर ध्वनियाँ देखिएगा, अहा ए ओ, ये स्वर ध्वनियाँ हैं। और तालव्य ध्वनियाँ देखिएगा, चा छा जा झा, ये चा छा जा झा जो हैं तालव्य ध्वनियाँ हैं। अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं, का ता पा टा। महाप्राण ध्वनियाँ हैं, खा था फा भा। उत्तर डी हो गया। स्वर ध्वनियाँ अहा ए ओ, तालव्य ध्वनियाँ चा छा जा झा, अल्प प्राण ध्वनियाँ का ता पा टा, महाप्राण खा था फा भा। कंठ ध्वनियाँ हैं, का खा गा घा ञा णा। घोष और सघोष ध्वनियाँ समस्त स्वर वर्ग का 3 4 5 वर्ण तथा या रा ला वा हा ध्वनियाँ आती हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद दिया था, क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद दिया है। उसके बाद में आई ए रिचर्ड्स ने संप्रेषण का सिद्धांत दिया है, आई ए रिचर्ड्स ने संप्रेषण का सिद्धांत दिया है। कॉलरिज ने कल्पना सिद्धांत दिया है। इलियट ने जो दिया है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया है। अभिव्यंजना का सिद्धांत क्रोचे ने, संप्रेषण का सिद्धांत आई ए रिचर्ड्स ने, कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज ने, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत इलियट ने, उदात्त तत्व का सिद्धांत लॉन्गिनस या लॉन्जाइनस ने दिया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उद्धरण रचना और रचनाकार के संबंध में संगत है? तो संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना तुलसीदास ने लिखा है। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी कबीर के द्वारा लिखा गया है। अमी हलाहल मद भरे, ये तो रसलीन का है, ये रसलीन का है। और मेरी भव बाधा हरो, ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है। संत हृदय नवनीत समाना तुलसीदास के द्वारा, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी कबीर के द्वारा, अमी हलाहल मद भरे रसलीन के द्वारा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई बिहारी के द्वारा, देखी री हरि के चंचल नयन, खंजन मीन मृंगज चपलाई, नहीं पट तर एक सैन। तो इसके बाद में जो आखिरी वाला जो मेरी भव बाधा हरो है ना, ये बिहारी का है, ये इसको गलत पढ़ा हमने, क्षमा कीजिए। सूरदास के द्वारा लिखी है। देखी री हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृंगज चपलाई, नहीं पट तर एक सैन, देखी री हरि चंचल के नैन। अगला प्रश्न है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ब्रजभाषा जो है अलीगढ़ में बोली जाती है, ब्रजभाषा अलीगढ़ में बोली जाती है। भोजपुरी छपरा में बोली जाती है। मैथिली दरभंगा में बोली जाती है। अवधी जो है वो सुल्तानपुर में बोली जाती है। और ब्रजभाषा जो है बरेली में बोली जाती है। इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन कौन सी कृतियां हैं? चिंतामणि के द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ है? चिंतामणि के द्वारा कवि कुल कल्पद्रुम लिखा गया था। उसके बाद मतीराम का ललित लाम था। उसके बाद केशव का नखशिख वर्णन है और भिखारीदास का काव्य निर्णय है। कवि कुल कल्पद्रुम 1650 ईस्वी में चिंतामणि के द्वारा लिखा गया था। ललित लाम 1661 से 1664 मतीराम के द्वारा लिखा गया था। नखशिख वर्णन केशव दास के द्वारा लिखा गया था।
काव्य निर्णय 1746 में भिखारीदास के द्वारा लिखा गया था। अब ये अपठित गद्यांश, इसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देना है। निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को दिए गए बहु विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। कविता विश्व का अंतरतम संगीत है, उसके आनंद का रोमहास है, उसमें हमारी सूक्ष्मतम दृष्टि का मर्म प्रकाश है। जिस प्रकार कविता के भावों का अंतरस्थ हृत स्पंदन अधिक गंभीर, परिस्फुट तथा परिपक्व रहता, उसी प्रकार छंदबद्ध भाषा में भी राग का प्रभाव, उसकी शक्ति अधिक जागृत, प्रबल तथा परिपूर्ण रहती है। राग ध्वनि लोक की कल्पना है, जो कार्य भाव जगत में कल्पना करती है, वह कार्य शब्द जगत में राग दोनों अभिन्न है। यदि किसी भाषा के छंदों में भारती के प्राणों में शक्ति तथा स्फूर्ति संचार करने वाले उसके संगत को अपनी उन्मुक्त झनकारों के पंखों में उड़ने के लिए प्रशस्त क्षेत्र और विशाल कोश ना मिलता हो, वह पिंजरबद्ध कीर की तरह छंद के अस्वाभाविक बंधनों से कुंठित हो उड़ने की चेष्टा में छटपटाकर गिर पड़ता हो, तो उसे भाषा में छंदबद्ध काव्य का प्रयोजन ही क्या। प्रत्येक भाषा के छंद उसके उच्चारण संगीत के अनुकूल होने चाहिए। जिस प्रकार पतंग डोर में के लघु गुरु संकेतों की सहायता से और भी ऊंची ऊंची उड़ती जाती है, उसी प्रकार कविता का राग भी छंद के इंगितों से द्रप्त तथा प्रभावित होकर अपनी ही उन्मुक्ति में अनंत की ओर अग्रसर होता है। हमारे साधारण वार्तालाप में भाषा संगीत को जो यथेष्ट क्षेत्र नहीं प्राप्त होता, उसी की पूर्ति के लिए काव्य में छंदों का प्रादुर्भाव हुआ है। कविता में भावों के प्रगाढ़ संगीत के साथ भाषा का संगीत भी पूर्ण परिस्फुट होना चाहिए, तभी दोनों में संतुलन रह सकता है। प्रश्न है, कविता का राग छंद तृप्त होता है, यह कथन सही है। कविता का राग विश्व का अंतरतम संगीत है। कविता आनंद का रोमहास तथा सूक्ष्मतम दृष्टि का मर्म प्रकाश है। जिस प्रकार कविता में भावों का अंतरस्थ हत स्पंदन अधिक गंभीर, परस्फुट तथा परिपक्व रहता है, उसी प्रकार छंदबद्ध भाषा से कविता का राग छंद तृप्त होता है। कविता में, अगला प्रश्न है, कविता में छंदों का अस्वाभाविक बंधन अनुचित है, इसलिए स्वाभाविक बंधन उचित है, ये कह सकते हैं। कविता पिंजरबद्ध कीर की तरह छंद के अस्वाभाविक बंधनों में से बंधा कुंठित होता है, जिससे कविता स्वच्छंद वातावरण में अपना विकास नहीं कर पाती, यह सर्वथा अनुचित है। अगला प्रश्न है, राग और कल्पना में क्या संबंध है। राग और कल्पना में परस्पर पूरक का संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं। कविता के राग का प्रभाव शक्ति जागृत, प्रबल तथा परिपूर्ण होती है तथा राग ध्वनि लोक की कल्पना तथा कार्यभाव जगत में कल्पना करती है। अगला प्रश्न है, छंद के इंगित से कविता का राग स्पष्ट होता है। कविता का राग छंदों के इंगितों से द्रप्त तथा प्रभावित होकर अपनी उन्मुक्ति में अनंत की ओर अग्रसर स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न है, भाषा का संगीत किसका उपकारक है। भाषा का संगीत किसका है उपकारक। छंद का उपकारक है। कविता में भावों के प्रगाढ़ संगीत तथा भाषा के संगीत का पूर्ण परिस्फुट होना छंदों के उपकारक होना चाहिए। कथोपकथन देखना है, किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, उनका स्थापना और तर्क के आधार पर उत्तर देना है। स्थापना है, भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है, यह सही होगा। लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है, ये भी सही होना चाहिए। उत्तर हुआ बी। ए और आर दोनों सही हैं। भक्तिकाल मुख्यतः दो भागों में बंटा है, पूर्व भक्तिकाल तथा उत्तर भक्तिकाल। भक्तिकालीन काव्य का प्रमुख उद्देश्य लोक कल्याण तथा सामान्य जनमानस के हित के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। भक्तिकाल की कविताएं लोक मंगल के प्रति समर्पित थीं। भक्तिकाल में काव्य परंपरा की 3 शाखाएं सगुण भक्ति काव्य परंपरा, निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा प्रचलित रहीं। और अगला प्रश्न है, स्थापना वियोगी होगा, पहला कभी आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तर्क क्या है, कविता की मूल प्रेरणा वेदना है, तो दोनों ही
क्षमा कीजिए, ए गलत है और आर सही है। योगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। उपर्युक्त पंक्ति आधुनिक काल के प्रमुख छायावादी व प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की हैं। अगला प्रश्न है, स्थापना भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है। भारतेंदु हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है। तर्क क्या है? सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। ए और आर दोनों सही हैं। ये आंशिक रूप से सही होगा, लेकिन सभी कवि तो मुश्किल है, एक दो कवि तो कम से कम छूट गए होंगे, लेकिन इसमें इन्होंने माना है तो मान लीजिए आप भी। भारतेंदु युग में हिंदी कविता, नाटक, उपन्यास आदि सभी विधाएं राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित थी तथा सभी भारतेंदु युगीन कवियों में देशभक्ति की भावना थी जो उनकी रचनाओं में परिलक्षित होती है। लेकिन भारतेंदु युग के सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्थापना हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। तर्क क्या है? हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आधुनिक काल के कवियों ने हिंदी के में अस्तित्ववाद कुछ कवियों ने ही अपनाया है। हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। हिंदी के नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है, ये तो सही है, लेकिन ये हिंदी के सभी कवि अस्तित्ववादी हैं, ये गलत है। तो ये उन्होंने उत्तर तो गलत चुना है। इसके हिसाब से ए गलत होना चाहिए, आर सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं। स्त्री संबंधी सर्जनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं। तो ए गलत और आर सही है। ये दोनों, ये पहला वाला तो ज़रूरी नहीं कि लेखिकाएं ही करें। नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति केवल नारी ही करे, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। अनेक पुरुष भी नारी चेतना को लिख रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। स्त्री संबंधी सर्जनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं, ये सही। तो मित्रों, ये था हमारे 50 प्रश्न दिसंबर 2005 के नेट एग्ज़ाम के। आगे हम जून 2006 का पेपर भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। नए नए पेपर हम अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपकी सहायता हो, पढ़ाई भी हो। हिंदी भाषा बोध चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।